लास्ट वीडियो में हम ग्लाइकोल एसिड देख चुके हैं जिसका एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल। अब वो पायरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर चलेगा क्रेब्स साइकिल। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्रेब्स साइकिल के दरमियान एक प्रोसेस चलता है जिसको हम कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। अब उस प्रोसेस में क्या होगा, पायरुवेट जाएगा एसिटाइल कोए, उस एसिटाइल कोए से स्टार्ट होगा क्रेब्स साइकिल, वो जाएगा क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर चलेगा क्रेब्स साइकिल। अब ये था पायरुवेट का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ जो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एसिटाइल अब जाएगा पायरुवेट में दो चीज़ों की मदद से। एक तो एंजाइम कोए, दूसरा भी एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज। ये दो एंजाइम यूज़ होंगे तो पायरुवेट जाएगा एसिटाइल कोए में। अब जब पायरुवेट एसिटाइल कोए में गया तो दो चीज़ें हुई, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। जैसे ही पायरुवेट टूटा, H निकले इसमें से, Na-D ने गेन किए, NaDH2 बना, ये हुई रिडक्शन। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड निकला जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब एसिटाइल को ए के साथ सल्फ़र भी लगता है। वो सल्फ़र कहाँ से आता है, को ए एंजाइम के साथ ना HS भी होता है। ठीक है, HS वो H भी निकल जाता है, Na-D के साथ मिल जाता है, और जो सल्फ़र होता है वो एसिटाइल को ए के साथ अटैच हो जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे एसिटाइल एस को ए। ठीक है, ये हमारे पास एसिटाइल को ए अब बन चुका है। अब ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। ये पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ना, तो मैंने एक लिया। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो सेम यही होगा। अगर एक पायरुवेट से एक NaDH2 बन रहा है तो 2 पायरुवेट से 2 NaDH2 बनेंगे। ये हम सारा मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। 3880 भी हम बनाएंगे आज। ठीक है, हमारे पास हमें प्रोडक्ट चाहिए था एसिटाइल कोए, जो कि बन चुका है। अब ये एसिटाइल कोए जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आ गया एसिटाइल कोए। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स को याद करने का एक आसान सा तरीका है, OCIASFM। ये मैंने इधर लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स का ओ लिया। सिट्रेट इज़ अ सिली फनी मॉलिक्यूल। ठीक है, सिट्रेट इज़ अ सिली फनी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसको सिर्फ याद करने का तरीका था। ठीक है, अब इसको हमने जिधर से NaDH2 बन रहा है, FADH2 किधर बन रहा है, ATP किधर बन रहा है, इसको भी याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले जाना आपने कीटो ग्लूटारेट। कीटो मतलब ये काटने की बात हो रही है इधर, तो ठीक है, आपने ये ज़हन में रख लेना। जिधर कीटो ग्लूटारेट आ गया उससे पहले एनर्जी बनेगी हमारे पास, उसके बाद एनर्जी बनेगी। ठीक है, अगर एनर्जी बन रही है जब कुछ काटेंगे, इधर हम काट रहे हैं ना, कीटो से याद रख लेना काटना, इधर हम काट रहे हैं, इससे पहले NaDH2 बनेगा, इसके बाद NaDH2 बनेगा। अगर तो ये रिडक्शन हो रही है साथ ही ऑक्सीडेशन भी होगी। CO कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, दोनों स्टेप्स में। ये तो बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, अब मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें ये भी था, अल्फा कीटा ग्लूटारेट के बाद सक्सीनेट नहीं बन रहा, सक्सीनाइल कोए बन रहा है। ठीक है, सक्सीनाइल कोए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सक्सीनेट आ गया। अब सक्सीनेट में क्या है, GTP में जाएगा। ये भी एक ATP। अब GTP को यूज़ करके हम ADP से ATP बनाएंगे, वो भी एक बात है, ये भी एक बात ही है। एक हमारे पास ATP बन गया। अब ये भी आपने याद रख लेना, फ्यूमारेट है तो F से फ्यूमारेट, F से FAD है, एक FAD बनेगा FADH2। ठीक है, और लास्ट में जो लास्ट प्रोसेस हमारे पास मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट में जाएगा, ये हमारे पास NAD जाएगा NADH2। तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में जब एसिटाइल कोए ऐड होता है तो हमारे पास कितने NADH2 बनते हैं, 1 2 3, और FADH2 कितने बनते हैं, 1, और ATP कितना बनता है, 1। अब हम इसको सारी 38 ATP बनाएंगे। ठीक है, बस ये ज़हन में रख लेना स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स, और ये ज़हन में रख लेना कि NaDH2 किधर किधर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किधर रिलीज हो रही है, FADH2 किधर बन रहा है, और ATP किधर बन रहा है। ठीक है, और एक मैंने बात बतानी थी आपको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को कहते हैं कि डायरेक्ट ADP से ATP कहाँ पे बन रही है। अगर ADP से ATP बन रही है डायरेक्ट, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और अगर NaDH2 और FADH2 से ATP बन रही है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब हमने बात की थी, ये देखें NaDH2 टोटल जो हमने आज पढ़ा है, आज जो देखा है, इसमें NaDH2 कितने बन रहे हैं। ठीक है, एक ये बना पायरुवेट से, मैंने इधर लिखा हुआ है NaDH2, ये किधर से बना, एक पायरुवेट से जब एसिटाइल कोए बना, एक ये पायरुवेट था, एसिटाइल कोए बना, एक NaDH2 मैंने लिख लिया। 3 किधर बने क्रेब्स साइकिल में, 1 2 3, ये 3 कहाँ बने हैं, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो टोटल 4 NaDH2 बने हैं। ठीक है, लेकिन हर NaDH2 में कितने ATP होते हैं, 3, तो ये 12 ATP बन गए हमारे पास। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक पायरुवेट की, एक पायरुवेट को मैं लेके चला हूँ। ठीक है, 2 के लिए हम इसको डबल कर देंगे, वो बाद में देखेंगे। अब 12 ATP बन गए NaDH2 से। ठीक है,
अब FADH2 कितने बने थे, एक ही बना है वो किधर क्रैब साइकिल में, FADH2 ये बना, ठीक है। हमें पता है कि एक FADH2 में 2 ATP होते हैं, तो 2 ATP मिल गए हमें। और ये SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये डायरेक्ट बना है ना GTP से, GTP ये वन एक ATP के बराबर है, मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो एक ATP, तो टोटल ATP कितने बने हैं हमारे पास, 12 NADH2 से है और 2 बने FADH2 से और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो 12, 2, 14 और 1, 15। ये था एक पायरुवेट के लिए। ग्लाइकोलाइसिस जब होती है एंड पे हमारे पास कितने पायरुवेट बनते हैं, 2। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 15 2 आर 15 ATP बने हमारे पास एक पायरुवेट से, तो 2 के लिए कितने बनेंगे, 30 ATP, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्लूकोज से पायरुवेट बना था, इधर कितने 2 ATP मिले थे और 2 NADH2 मिले थे, 2 ATP तो 2 ATP और 2 NADH2 कितने, एक NADH2 में 3 ATP होते हैं, तो 2 3 6 6 और 2 8 ATP ये आ गए हमारे पास। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास है 8 ATP, 30 ATP ये और 8 ATP ये जो है 38 ATP हमारा टोटल, हमारा नेट ATP हमारे पास एक ग्लूकोज का टूटने से 38 ATP बनते हैं। अब जब पायरुवेट एंटर हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो 2 ATP इधर यूज़ हो जाएंगे, तो हमारे पास नेट जो ATP है ना वो 36 ATP आते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में कोई ATP नहीं बनता और क्रैब साइकिल में एक ATP बनता है। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में सिर्फ एक NADH2 का मॉलिक्यूल बनता है, एक पायरुवेट की बात कर रहा हूँ। अगर हम 2 पायरुवेट लेंगे तो 2 NADH2 बनेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर क्रैब साइकिल को देखे चलें, अगर एक पायरुवेट है तो उसके हिसाब से सभी चीज़ें एक बनेंगी, अगर 2 पायरुवेट हैं तो जो जो चीज़ें बनी हैं उनको डबल करते जाएंगे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ATPs वगैरह सब कुछ।